हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? गुड, नाइस, वेरी गुड। सो आई होप एवरीबडी इज फाइन और स्वागत है आपका इस कक्षा में वापस से। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है जीव जगत का वर्गीकरण, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो लेसन 2 है हमारी यूनिट 1 का। ठीक है, लेसन 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने आप सबके कमेंट्स पढ़े और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आंसर कर रहे हैं। ऐसे ही आंसर करते रहिए, ठीक है, क्योंकि जितना आप आंसर करोगे उतना आपको क्वेश्चंस करना आएगा एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए हम आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले, जैसे मैंने आपको कहा, हमेशा हम पहले रिवीजन करेंगे, रिकॉल करेंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसको। ठीक है, तो जब मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको जितना याद है आप वो लिख सकते हैं ताकि आपका भी रिवीजन हो सके। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था वर्ग की संवर्ग के बारे में। वर्ग की संवर्ग, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। और हमने देखा था कि जो 7 मैंडेटरी ऑब्लिगेट संवर्ग हैं, ठीक है, यानी कि 7 सबसे जरूरी संवर्ग है जिसमें हर जीव को हम क्लासिफाई करते हैं। और उसमें हमने देखा था कि इंग्लिश में हम उसको कैसे याद रख सकते हैं, याद है आपको? कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है, यानी किंगडम, फाइलम, क्लास, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है, हिंदी में अगर हम इनको देखें तो वो है जगत। प्लांट्स के लिए हम यूज करते हैं प्रभाग और एनिमल्स के लिए संघ। ऐसे इंग्लिश में देखें तो प्लांट्स के लिए हम यूज करते हैं डिवीजन। ठीक है, फिर क्लास आता है जिसको हम बोलते हैं वर्ग। ऑर्डर को हम बोलते हैं गण। फैमिली को हम बोलते हैं कुल। जीनस को हम बोलते हैं वंश। और स्पीशीज को हम बोलेंगे जाति। तो ये जो 7 है ये है ऑब्लिगेट संवर्ग। समझ में आया आपको? हमने देखा था जो स्पीशीज होती है, दैट इज जाति जो होती है, वो सबसे छोटी इकाई है वर्गीकरण की। एक जाति में जितने भी जीव हम रखते हैं वो सभी जीव जो होते हैं वो उनमें सबसे ज्यादा समानताएं पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम इस वर्ग की संवर्ग में ऊपर की तरफ पढ़ेंगे, बेसिकली जब वर्ग की संवर्ग अपन अरेंज करते हैं इस तरीके से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मैंने आपको बताया था उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की। है टेक्सोनॉमिक हायरार्की, वर्ग की पदानुक्रम। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इसमें ऊपर की तरफ जाते हैं तो मैंने आपको बताया था जीवों के बीच में समानता जो है घटती है, ठीक है, और विविधता बढ़ती है। तो बेसिकली जो जाति में जितने भी जीव इंक्लूड होंगे एक स्पीशीज के अंदर, उनमें सबसे ज्यादा समानता होगी। ठीक है, तो ये हमने टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या पढ़े थे? हमने पढ़ा था टेक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, दैट इज वर्ग की सहायता साधन। टेक्सोनॉमिकल एड्स में हमने पढ़े थे, सबसे फर्स्ट हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था हर्बेरियम। हर्बेरियम मैंने आपको बताया था एक शीट होती है जिसपे कोई भी आपने प्लांट का पादप का नमूना आप लाए उसको प्रेस करके ड्राई करके उस पे पेस्ट कर देते हैं, उसके ऊपर चिपका देते हैं। ठीक है, और वहाँ पे हर्बेरियम की वहाँ पे एक लेबल भी होता है शीट पे जिसमें उस पादप के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। ठीक है, ये हर्बेरियम हो गया। दूसरे होते हैं हमारे बायोलॉजिकल म्यूजियम्स। ये जो म्यूजियम होते हैं जिनमें ना स्पेसिमेंस रखते हैं, हम नमूने रखते हैं पादपों के, जीवों के, परिरक्षित घोल में, फॉर्मेलिन में। ठीक है, कई बार जानवरों को भर के रखा जाता है, कंकाल रखे जाते हैं, ये सब आपको बायोलॉजिकल म्यूजियम में मिलेंगे। फिर हमने देखा था बोटेनिकल गार्डन, जहाँ पे अलग अलग तरीके के अलग अलग जातियों के जो पादप हैं वो उगाए जाते हैं, ये नाम लिखे जाते हैं, जो साइंटिफिक नाम है उनका लिखा जाता है, एक लेबल लगाया जाता है, वहां पे आपको पता लग सकता है कौन सा प्लांट क्या है, किस जाति का है, क्या नाम है उसका। ठीक है, फिर हमने देखा था जूलॉजिकल पार्क,
जिसमें जीवों को रखा जाता है, बेसिकली पशु जो जंतु हैं उनको रखा जाता है, ठीक है, और उनकी देखरेख की जाती है, जैसे जूस, जैसे हम जू जाते हैं, उस लॉजिकल पार्क हो गया। फिर हमने देखा था और चीजें भी होती हैं, जैसे कि फ्लोरा। ये हम पुस्तकों पे आ गए, ये तो है जगह, ठीक है। ये है पुस्तकें, ठीक है। जैसे फ्लोरा, फ्लोरा जो होती है वो आपको किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी पादपों की स्पीशीज पाई जाती है, ठीक है, उसके हैबिटेट, दैट इज आवास और विस्तार की आपको बेसिकली नॉलेज देती है। तो ये होती है फ्लोरा। फ्लोरा मतलब पादपों के बारे में, पादपों की जातियां जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, उसके बारे में आपको बताती है। सेकंड होता है हमारे मैनुअल्स। मैनुअल्स में भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो स्पीशीज पाई जाती हैं, जो जातियां पाई जाती हैं, उनकी व्याख्या उसके अंदर होती है, हर तरीके की नॉलेज। जैसे फ्लोरा में तो सिर्फ हैबिटेट, दैट इज आवास और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया, पर मैनुअल्स में हर चीज आपको बताई जाएगी कि उस पर्टिकुलर पादप का जड़ कैसा है, स्टेम कैसी है, लीव कैसे है, फ्लावर्स कैसे हैं। आपको सारी इंफॉर्मेशन मैनुअल्स में मिलती है, ठीक है। थर्ड हो गया हमारा मोनोग्राफ। मोनो, जैसे मैंने आपको बोला था, मोनो मतलब एक, तो ये आपको एक वर्गक या एक टैक्सन के बारे में आपको नॉलेज देता है, ठीक है। फिर हमारी होती है कैटलॉग या फिर सूची पत्र। सूची पत्र होता है जिसमें अगेन एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी प्रजातियां पाई जा रही हैं उनकी उनका संक्षिप्त वर्णन आपको सूची पत्र में देगा, ठीक है। और फिफ्थ होते हैं हमारी टेक्सोनोमिक कीज। टेक्सोनोमिक की के बारे में मैंने आपको बताया था। ये की आपको कोई भी एक चीज, नया जीव आपको मिला, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। टेक्सोनोमिक कीज में कुछ आपको कथन दिए जाते हैं, ठीक है, उन जिनको अपन लीड या फिर मार्गदर्शक बोलते हैं। फिर कथनों के कुछ विकल्प होते हैं जो आपको चुनना होता है। दो विपरीत विकल्प आपको देंगे, यस और नो, ठीक है, और उसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करोगे कि जो आपको जीव मिला है वो किसके समान है या क्या है, ठीक है। तो दैट इज टेक्सोनोमिक कीज। तो ये हमने टेक्सोनॉमिकल एड्स पढ़े थे। याद आ गई सबको पिछली क्लास? ग्रेट, वेरी गुड। अब हम आगे चलेंगे और आगे आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हमारा आज का जो चैप्टर है वो है जीव जगत का वर्गीकरण, का ये फर्स्ट लेक्चर है। तो सबसे पहले वर्गीकरण हमने देखा था कि क्यों जरूरी है, क्योंकि इतने सारे जीव हैं हमारे अर्थ पे और हमें उनका अध्ययन करना है, तो समूहों में बांटना जरूरी, और वही है वर्गीकरण, है ना। अब वर्गीकरण जो दिया गया, क्लासिफिकेशंस दी गई है, वो उनको हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे कौन कौन सी क्लासिफिकेशन हमें, ठीक है। तो अगर हम टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें, या वर्गीकरण के टाइप्स हैं ये, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन होती है, इसको हम बोलते हैं व्यवहारिक क्लासिफिकेशन, व्यवहारिक वर्गीकरण, दैट इज प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो व्यवहारिक वर्गीकरण में क्या करते थे, ये कौन सी टाइप की क्लासिफिकेशन होती है? ये वो क्लासिफिकेशन है जिसमें आप जीवों को उनके उपयोग के बेसिस पे क्लासिफाई करते हो। जैसे पादप हैं, तो पादप को हमने क्लासिफाई किया कि कुछ पादप जिनसे हमें तेल मिलता है ना, तेल प्रदान करने वाले पादप हमने एक समूह में रख दिए, ठीक है। जैसे कि मूंगफली, नारियल, ठीक है। ये उपयोग के बेसिस पे औषधि प्रदान करने वाले, जैसे हल्दी, ठीक है, लौंग,
ये हमने एक जगह रख दिए। मसाले प्रदान करने वाले, इसमें भी हम हल्दी और लौंग को रख सकते हैं ना। तो इसमें आपने क्या देखा कि एक ही जो जीव है वो एक से ज्यादा समूह में हम बांट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये उपयोग के बेसिस पे हो रहा है। इस तरह की क्लासिफिकेशन को हम बोलेंगे व्यवहारिक क्लासिफिकेशन या प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, जो बहुत ही एंशियंट टाइम्स में की जाती थी, बहुत ही पहले। इस तरीके से हम इस कोई साइंटिफिक रीजन हम नहीं लगाते थे, बस उपयोग के बेसिस पर हम चीजों को डिवाइड कर देते थे समूहों, ठीक है। एक तो हो गई ये व्यवहारिक या फिर प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो वो है, इसको हम बोलते हैं कृत्रिम क्लासिफिकेशन, कृत्रिम वर्गीकरण, दैट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। अब कृत्रिम वर्गीकरण या आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, इसमें हम जीवों को जब बांटते हैं तो बेसिकली उनके एक या दो अकार्यकी लक्षण के बेसिस पे उनको डिवाइड कर देते हैं समूह, ठीक है। एक या दो अकार्यकी लक्षण, अकार्यकी लक्षण मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, तो ये एक या दो अकार्यकी लक्षणों को ध्यान में रखते हुए लक्षणों के आधार पर पादपों को हम क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। अकार्यकी लक्षण मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। समझ में आया, जैसे लीनियस ने किया था। उन्होंने क्या किया, पादपों को, केसर होते हैं ना, दैट इज स्टेमन्स, केसर की संरचना के बेसिस पर, केसर की संरचना के बेसिस पर उन्होंने पादप को, पादप जो जगत है वो 24 वर्गों में क्लासिफाई किया था, समूहों में क्लासिफाई किया था। आपको बहुत डिटेल में नहीं याद रखना है, बस इसलिए करा रहे हैं कि कहीं क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से क्लासिफिकेशन में क्या है, तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बहुत डीप में आपको इसमें नहीं जाना है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको याद क्या रखना है कि एक या दो अकार्यकी लक्षणों के आधार पर दिया जाता था। एग्जाम्पल मैंने आपको जैसे लिनियस का दिया है, उन्होंने स्टेमिन की संरचना के आधार पर 24 वर्गों में पादप जगत को क्लासिफाई किया था। इसके अंदर जो जननिक लक्षण है, जननिक मतलब रिप्रोडक्टिव लक्षण जो होते हैं, दैट इज पुष्पीय लक्षण जो होते हैं बेसिकली, और जो कायिक लक्षण है, कायिक लक्षण मतलब वेजिटेटिव। आपको पता है ना कि प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं ना, वेजिटेटिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स हो गए उसके रूट, स्टेम, लीव्स, ठीक है। उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया फ्लावर, ठीक है। तो जेनेटिक और कायिक दोनों ही लक्षणों को इस तरीके की क्लासिफिकेशन में सेम इंपॉर्टेंस दी गई थी, समान महत्व दिया गया था दोनों ही टाइप के लक्षणों, ठीक है। इतना आपको याद रखने की जरूरत है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो होती है वो है आपकी नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल में जो अपन बोलेंगे प्राकृतिक वर्गीकरण, ठीक है। नेचुरल क्लासिफिकेशन या फिर प्राकृतिक वर्गीकरण। अब नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, संपूर्ण अकार्यकी लक्षणों को ध्यान में रखा जाता है। जब आप किसी भी जीव को समूह में बांट रहे होते हैं तो संपूर्ण अकार्यकी लक्षण, उसमें हमने क्या देखा था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में सिर्फ एक या दो अकार्यकी लक्षण, इसमें संपूर्ण अकार्यकी लक्षणों को ध्यान में रखा जाता है।
ठीक है, क्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। उसके अलावा और भी चीजों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे शारीरिकी, विकास, एटसेट्रा। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है उसके अंदर जेनेटिक, दैट इज जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स है, ये रिप्रोडक्टिव जेनेटिक लक्षण जो है उनको ज्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, सो जेनेटिक लक्षणों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, रिप्रोडक्टिव लक्षणों को। ठीक है, कायिक लक्षणों के बजाय जेनेटिक लक्षणों को ज्यादा महत्व दिया जाता है नेचुरल क्लासिफिकेशन में, इसीलिए इसको सबसे अच्छा भी माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा, डिफरेंस क्या है आर्टिफिशियल और नेचुरल में। आर्टिफिशियल में सिर्फ एक या दो अकारिकी स्ट्रक्चर्स देख रहे थे हम, यहाँ पे हम संपूर्ण आकारिकी लक्षण, उसकी शारीरिकी, भ्रूणीय विकास सब कुछ देखते हैं। और यहाँ पे जेनेटिक लक्षणों को ज्यादा महत्व दिया जाता है इन कंपैरिजन टू वेजिटेटिव, दैट इज कायिक लक्षण। ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल क्लासिफिकेशन। अब नेचुरल क्लासिफिकेशन जो होता है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, ए तो होता है प्राकृतिक अजाति वृत्तीय, दैट इज नेचुरल एफाइलोजेनिक। ठीक है, एफाइलोजेनेटिक, दैट इज ये जो है फाइलोजेनी को फॉलो नहीं करता। फाइलोजेनी आप समझते हैं एवोल्यूशन, ठीक है, उद्विकास। तो ये उद्विकास के अकॉर्डिंग नहीं करता है क्लासिफिकेशन। वेरेस एक होता है प्राकृतिक जाति वृत्तीय, इसमें फाइलोजेनी को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये है नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, प्राकृतिक अजाति वृत्तीय, नेचुरल ए फाइलोजेनेटिक, दैट इज इसमें आप बेसिकली नहीं ध्यान रखोगे फाइलोजेनी को या उद्विकास को या एवोल्यूशन को। क्लासिफाई करते वक्त हम जीवों के उद्विकास का ध्यान नहीं रखते हैं। वेयर यहाँ पे जो नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन होता है उसके अंदर हम उनके उद्विकास का भी ध्यान रखते हैं, फाइलोजेनी का भी ध्यान रखते हैं क्लासिफाई करते वक्त। समझ में आया आपको? ये हो गया आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन आता है वो है न्यूमेरिकल या फिर संख्यात्मक क्लासिफिकेशन। संख्यात्मक वर्गीकरण, दैट इज न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, या फिर हम इसको पैनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, संख्यात्मक वर्गीकरण, इसमें क्या देखा जाता है, जीवों की समानताओं और असमानताओं के जो संख्या है उसके बेसिस पर उनको हम अलग अलग समूहों में बांटते हैं। मान लीजिए दो जीव है तो उनकी 10 सिमिलैरिटीज मिल रही है तो हम उनको एक ही समूह में बांट देंगे। 10 सिमिलैरिटीज है में 5 असमानताएं हैं तो हम उनको एक ही, क्योंकि समानताएं ज्यादा है तो हम एक ही समूह में उनको बांट देते हैं। तो बेसिकली उनकी संख्या के आधार पर, जो भी समानताएं और असमानताएं उनकी संख्या के आधार पर हम उनको अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। ये न्यूमेरिकल या फिर फेनेटिक नाम से आपको पता चल रहा है। न्यूमेरिकल मतलब संख्या, आप याद रखो, समानता और असमानताओं की संख्या के बेसिस पर आप उनको डिवाइड करते हो। ठीक है, तो बेसिकली हर गुण या हर कैरेक्टर को एक नंबर दे दिया जाता है, एक कोड दे दिया जाता है, और जिसमें भी जिन भी जीवों में सबसे अधिक समानताएं होती है उनको एक ग्रुप में हम बांट देते हैं। अब इसके अंदर भी जेनेटिक
और कायिक दोनों लक्षणों को समान महत्व दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो हमने 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखे। एक तो व्यवहारिक था, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन था जो उपयोग के बेसिस पे हम यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी जीव का क्या उपयोग है उसके बेसिस पर समूह बांटते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन हमने जो देखा वो था कृत्रिम क्लासिफिकेशन, दैट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, या एक या दो अकार्यकी लक्षणों के बेसिस पर हम जो जीव है उनको समूह में बांटते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमने देखा था कि जननिक और कायिक दोनों लक्षणों को सेम इंपॉर्टेंस दी जाती है। फिर हम आए नेचुरल क्लासिफिकेशन पे। नेचुरल क्लासिफिकेशन या प्राकृतिक क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, संपूर्ण आकारिकों को ध्यान में रखते हैं, क्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स प्लस जो भ्रूणीय विकास है, शारीरिकी है, एवरीथिंग अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है क्लासिफिकेशन करते वक्त। ठीक है, इसमें जननिक कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको ज्यादा महत्व दिया जाता है देन वेजिटेटिव या फिर कायिक लक्षणों। एक होता है नेचुरल ए फाइलोजेनेटिक, एक होता है नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, मतलब प्राकृतिक जाति वृत्तीय और प्राकृतिक अजाति वृत्तीय। ठीक है, जाति वृत्तीय मतलब फाइलोजेनी मतलब एवोल्यूशन, विकास के अकॉर्डिंग अगर आप चीजों को डिवाइड कर रहे हो, बेसिकली जब आप क्लासिफाई कर रहे हो तो आप खुद विकास का या एवोल्यूशन का ध्यान रख रहे हो, अगर तो वो जाति वृत्तीय हो गया, नहीं रख रहे हो तो वो अजाति वृत्तीय। ठीक है, और जो लास्ट है वो है संख्यात्मक या फिर न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन या फेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था, समानता और समानताओं और असमानताओं की संख्या के आधार पर हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, और इसमें भी जननिक और कायिक कैरेक्टर्स को सिमिलर इंपॉर्टेंस दी जाती है, सेम इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। समझ में आया आप सबको? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम क्या देखेंगे, सबसे पहले, अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, जब हमारा वर्गीकरण स्टार्ट हुआ बहुत ही पहले, ठीक है, लोग जो थे उन्होंने कोई साइंटिफिक ऐसा रीजन लगाया, कोई लॉजिक नहीं लगाया, बस उपयोग के बेसिस पर, ठीक है, चीजों को डिवाइड किया। जैसे हमने व्यवहारिक क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ना, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, तो प्रारंभिक वर्गीकरण वैज्ञानिक मापदंडों की जगह सहज बुद्धि पर तथा सामान्य उपयोगिता की जो वस्तुएं हैं की जो भी उपयोगिता है उसके आधार पर वो हमने समूहों में बांट दिया। ठीक है, दैट वाज इनिशियली, बहुत पहले। उसके बाद कई साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपनी क्लासिफिकेशंस दी। सबसे पहले जो थे, जहां से ये स्टार्ट हुआ, वो थे हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज एरिस्टोटल। ठीक है, तो एरिस्टोटल जो है वो फादर ऑफ बायोलॉजी है, फादर ऑफ जूलॉजी है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। एरिस्टोटल या फिर अरस्तु जो थे वो एक ग्रीक फिलोसोफर थे, और उन्होंने जो पादप थे, ठीक है, उनको सिर्फ कुछ अकार्यकीय लक्षण, दैट इज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर उन्होंने 3 समूहों में पादपों को बांटा था, बेसिकली ग्रोथ हैबिट्स के बेसिस पर, और वो है शाक, शूप तथा वृक्ष। ठीक है, तो शाक हो गए हर्ब्स, शूप हो गई श्रब्स, और वृक्ष हो गए ट्रीज। तो जैसे वो गार्डन में गए, उन्होंने देखा कुछ प्लांट्स तो बहुत बड़े बड़े हैं, तो उन्होंने या वृक्ष, ठीक है, कुछ जो होते हैं वो छोटे हैं झाड़ जैसे, उनको या श्रब्स, और कुछ बहुत ही छोटे प्लांट्स हैं तो वो हो गए हर्ब्स। ठीक है, या फिर हमारे शाक। तो ऐसे उन्होंने 3 में उनको डिवाइड कर दिया। ठीक है, समझ में आया आपको? ऐसे ही उन्होंने एनिमल्स के लिए भी एक क्लासिफिकेशन दिया था। जो जंतु होते हैं वो उन्होंने लाल रक्त के प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पर, ठीक है, उनमें लाल रक्त है या नहीं है, इसके बेसिस पर उन्होंने जंतुओं को क्लासिफाई किया था। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अरस्तु ने जो जंतुओं की क्लासिफिकेशन दी, उन्हें क्या किया था, जो जंतु थे, जो एनिमल्स थे, ठीक है, उनको अगर लाल रक्त है उनके अंदर, तो उन्होंने बोला था ए नाइमा, ये समूह बनाया था उन्होंने। ठीक है, और अगर लाल रक्त नहीं है तो उन्होंने बोला था अनाइमा, ये समूह था। ठीक है, तो इसमें तो लाल रक्त जो है, दैट इज रेड ब्लड इज प्रेजेंट। ठीक है,
इसमें जो है वो लाल रक्त जो है एब्सेंट। समझ में आया आपको? ए नाइमा, अ नाइमा, एनेमिक कीमिया होता है ना, उससे भी आप इसको याद रख सकते हो। तो उन्होंने जंतु जगत को ए नाइमा और अ नाइमा में क्लासिफाई करा। ए नाइमा में लाल रक्त प्रेजेंट है, अ नाइमा में लाल रक्त एब्सेंट है। तो ए नाइमा में उन्होंने सारे कौन रख दिए? कशेरुकी, दैट इज वर्टिब्रेट्स, सारे जो भी वर्टिब्रेट्स थे, ठीक है, ने ए नाइमा में रख दिए, ठीक है। और अ नाइमा में इन्होंने सारे अकशेरुकी को रख दिए, दैट इज इनवर्टिब्रेट्स को रख दिया, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन अरस्तु ने जंतुओं के लिए दी थी और पादपों को उन्होंने तीन में डिवाइड किया, शाक, शूप और वृक्ष। समझ में आया? उसके बाद आए उनके चेले, दैट इज थियोफ्रेस्टस। अब थियोफ्रेस्टस ने सोचा मैं भी कोई क्लासिफिकेशन देता हूँ, है ना, मेरे जो गुरु है उन्होंने तो दे दिया, मैं भी कुछ करता हूँ। तो थियोफ्रेस्टस ने क्या किया? उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं किया, उन्होंने क्या किया, ग्रोथ हैबिट के आधार पर पादपों को चार समूहों में बांट दिया। उन्होंने क्या कहा? वृक्ष होते हैं, शूप होते हैं, छोटे शूप होते हैं और शाक होते हैं। बस उन्होंने क्या किया, शूप को दो में डिवाइड कर दिया, बड़े शूप, छोटे शूप, ठीक है। तो क्या क्लासिफिकेशन हुआ? ट्रीज, श्रब्स, अंडर श्रब्स और हर्ब्स। यस, इस चार समूहों में इन्होंने पादपों को बांट दिया थियोफ्रेस्टस ने। एक हो गए एरिस्टोटल, एक हो गए थियोफ्रेस्टस। इन्होंने बहुत ही स्टार्टिंग वाली क्लासिफिकेशन दिया था। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि वर्गीकरण की शुरुआत किसने की थी, सबसे पहले साइंटिफिक वर्गीकरण किसने दिया था, तो है हमारे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने वर्गीकरण की शुरुआत की, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं दो जगत क्लासिफिकेशन पे, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जो हमें दिया था कैरोलस लिनियस ने, ठीक है। कैरोलस लिनियस जो थे उन्होंने दी दो जगत वर्गीकरण, दैट इज टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब दो जगत वर्गीकरण में उन्होंने क्या किया, उन्होंने सभी जीवों को दो में डिवाइड कर दिया, प्लांटी और एनिमेल। दो किंगडम बनाए, एक था प्लांटी और दूसरा था एनिमेलिया, ठीक है। अब किस बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया था, क्या बेसिस था उनके क्लासिफिकेशन का, क्या आधार था? उन्होंने तीन चीजें ली थी आधार में। एक होती है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, दैट इज सेल वॉल। प्लांटी में सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमेलिया में ये एब्सेंट होती है, ठीक है। फिर उन्होंने जो दूसरा कैरेक्टर लिया था वो उन्होंने देखा गतिशीलता, दैट इज मूवमेंट है या नहीं, ठीक है। गतिशीलता में प्लांटी में जो थी गतिशीलता नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, एब्सेंट थी। एनिमेलिया में ये प्रेजेंट थी, ठीक है। तीसरा जो उन्होंने लिया वो लिया पोषण, दैट इज प्लांटी जो थे वो स्वपोषी थे, अपना खाना खुद बना सकते थे। और जो एनिमेलिया ग्रुप था विषम पोषी थे, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते थे अपने खाने के लिए। तो ये उनका बेसिस था क्लासिफिकेशन का। तो उन्होंने वो जगत क्लासिफिकेशन दिया जिसमें इन्होंने जीवों को प्लांटी और एनिमेलिया में डिवाइड किया इस बेसिस पर। समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या थी इनके क्लासिफिकेशन में, दो जगत क्लासिफिकेशन की कमियां क्या क्या थी, ठीक है। देखिए, इन्होंने क्या किया, जो प्लांटी किंगडम जो इन्होंने बनाया था, ठीक है, उसके अंदर इन्होंने किस किस को रख दिया था? उसके अंदर इन्होंने जीवाणु, ठीक है, शैवाल, कवक, जीवाणु हो गए, बैक्टीरिया हो गए, एल्गी हो गए, कवक हो गए, ठीक है, और उच्च पादप,
सबको इन्होंने प्लांटी में रख दिया था। ठीक है, और एनिमेलिया में इन्होंने किसको रखा? एनिमेलिया में इन्होंने प्रोटोजोआ से कॉर्डेटा तक सबको रख दिया था। ठीक है, एनिमेलिया के अंदर। तो अब हमने क्या देखा, कमी क्या थी? देखो, जीवाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं प्रोकैरियोट्स। ठीक है, और शैवाल, एल्गी है, फंगस है, हायर प्लांट्स है, ये सब यूकैरियोट्स है। तो उन्होंने क्या किया, प्रोकैरियोट्स को कैरियोट्स के साथ रख दिया। ये इनकी फर्स्ट कमी थी। ठीक है, यहाँ पे भी। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोटिक सेल्स के साथ मतलब ऑर्गेनिजम्स के साथ इन्होंने रख दिया। ये सबसे पहली कमी थी। दूसरी कमी क्या थी? जीवाणु जो है वो होता है यूनिसेल्युलर, एक कोशिकीय। ठीक है, शैवाल, कवक, उच्च पादप ये हो गए बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय जीवों को बहुकोशिकीय जीवों के साथ रख दिया, ये एक प्रॉब्लम हो गई। ठीक है ना। तीसरा उन्होंने क्या प्रॉब्लम थी, उन्होंने स्वपोषी से, ये जो प्लांट्स हैं, एल्गी है, ये तो खुद बना सकते हैं अपना खाना, वो इन्होंने विषम पोषी के साथ रख दिया। ये तीसरी प्रॉब्लम थी। ठीक है, और चौथा, कोशिका भित्ति होती इन सब में है पर उसका अलग अलग कॉम्पोजिशन है सब में। जैसे आपने पढ़ा है जीवाणु में बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकिन की, कवक में काइटिन की, प्लांट्स में सेलुलोज की, जो कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। और फिफ्थ प्रॉब्लम क्या थी कि कुछ जो चीजें थी, कुछ जो जीव थे, उनको इनके वर्गीकरण में कहीं भी जगह नहीं मिली थी। ठीक है, तो ये कुछ कमियां थी किंगडम क्लासिफिकेशन की। कौन कौन सी हैं हम वापस से रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट, उन्होंने प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स के साथ रखा। सेकंड, एक कोशिकीय को बहुकोशिकीय के साथ रखा। थर्ड, स्वपोषी को, सॉरी स्वपोषी, ये जो पादप स्वपोषी है, कवक और जीवाणु जो कि विषम पोषी है, उनके साथ रख दिया। ठीक है, ये हो गई फोर्थ। और फिफ्थ, सबकी जो कोशिका भित्ति थी वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन की, सेल वॉल है डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, पर उनको एक ही किंगडम में इन्होंने रख दिया। ठीक है, यहाँ भी आप देखो, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होते हैं और बड़े एनिमल्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर, तो एक कोशिका को दो कोशिका रख दिया। तो ये कुछ कमियां हैं टू क्लासिफिकेशन की। आप इस तरीके से अगर याद करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, कैरोलस लिनियस जो थे उन्होंने दो जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। उन्होंने सभी पादपों व जंतुओं को क्रमशः दो जगत, प्लांटी तथा एनिमेलिया में वर्गीकृत करा था। ठीक है, अब इसकी कमियां क्या है दो जगत प्रणाली की। दो जगत प्रणाली में प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, इनको यूकैरियोट्स दैट इज फंजाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सब क्या है, सब यूकैरियोट्स है ना, उनको एक साथ एक समूह प्लांटी में रख दिया था। तो प्लांटी में इन्होंने प्रोकैरियोट्स भी रख दिए, यूकैरियोट्स भी रख दिए। ठीक है, इस पद्धति में एक कोशिकीय जीव जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला, ये एक कोशिकीय है। बैक्टीरिया भी एक कोशिकीय है। उसको बहुकोशिकीय जीव जैसे स्पाइरोगायरा या फिर हायर प्लांट्स के साथ इन्होंने रख दिया किंगडम प्लांटी। फिर कवकों जैसे परपोषी और हरित पादपों जैसे स्वपोषी, स्वपोषी, विषम पोषी, इन सबको एक साथ रख दिया, ये एक प्रॉब्लम। फिर बहुत से जीव ऐसे हैं जिनको किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया, प्लांटी में भी नहीं, एनिमेलिया में भी नहीं रखा गया। तो ये कुछ इसकी प्रॉब्लम्स है। एक और मैंने आपको बताया था कि कोशिका भित्ति की कॉम्पोजिशन अलग अलग थी। ठीक है, कवक में अलग, जीवाणु में अलग और प्लांट्स में अलग, फिर भी उनको एक ही किंगडम प्लांटी में रख दिया गया। ठीक है, दो जगत प्रणाली के अनुसार पैरामीशियम और अमीबा के जो कि प्रोटोजोआ है एक कोशिकीय, पर उनको कहाँ रख दिया, एनिमेलिया जगत में रख दिया गया कि इनमें कोशिका भित्ति जो है वो अनुपस्थित हुई है, इसलिए इन्होंने इनको एनिमेलिया किंगडम। ठीक है, तो ये कुछ कमियां हैं जो हमें देखने को मिली कैरोलस लिनियस की क्लासिफिकेशन में। इसी वजह से फिर ओके,
इससे पहले कि हम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन पे जाए, हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो दो जगत वाला वर्गीकरण अपर्याप्त था, ये अभिकथन है। और तर्क है, अधिकांश जीव दो जगत वाले वर्गीकरण की किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, दो जगत वाला वर्गीकरण अपर्याप्त था, सही है, इसमें कुछ कमियां थी, इट वाज नॉट कंप्लीट, अपर्याप्त था। अधिकांश जीव दो जगत वाले वर्गीकरण किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं, ये भी सही है। और ये जो स्टेटमेंट है, जो तर्क है, वो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि दो जगत वाला जो वर्गीकरण है वो अपर्याप्त क्यों है, क्योंकि अधिकांश जीव जो है वो किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं। बेसिकली तर्क जो है ऊपर वाले कथन को एक्सप्लेन कर रहा है। इसलिए जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, अभिकथन और तर्क दोनों सही है। तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। गॉट इट एवरीवन? ग्रेट। अब हम आते हैं नेक्स्ट किंगडम पे, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे, सॉरी नेक्स्ट वर्गीकरण पे, और वो है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, तीन जगत का वर्गीकरण जो दिया था, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, वो हमें दिया था हेगल ने। ठीक है, हेगल जो थे उन्होंने हमें थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इसमें इन्होंने एक जगत नया बनाया और वो था प्रोटेस्टा। ठीक है, कई बार कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोटेस्टा टर्म किसने दी थी। ठीक है, तो प्रोटेस्टा टर्म हेगल ने ही दी। जब इन्होंने ये किंगडम बनाया तभी इन्होंने ये टर्म दी। तो हो सकता है आपसे वो डायरेक्टली ये क्वेश्चन ना पूछे कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, वो आपसे ये पूछ सकता है कि प्रोटेस्टा टर्म किसने दी, तो आपको पता होना चाहिए वो है हेगल। ठीक है, प्रोटेस्टा में उन्होंने किस किस को इंक्लूड किया? अब प्रोटेस्टा में इन्होंने बैक्टीरिया, ठीक है, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा और फंजाई, इट इज कवक, इन सबको इंक्लूड कर लिया था इन्होंने प्रोटेस्टा में। और इनका बेसिस क्या था कि जिनमें ऊतक जो है वो नहीं है ना, तो जिनमें भी टिश्यूज एब्सेंट हैं, ठीक है, उनको उन्होंने प्रोटेस्टा में रख दिया। तो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा और फंगस, इनको इन्होंने प्रोटेस्टा में रख दिया। अब यहाँ पर हम देखें तो वापस से वही कमियां आपको देखने को मिलेंगी। जो प्रोकैरियोट है उसको इन्होंने यूकैरियोट के साथ रख दिया, जो एक कोशिकीय है उन्होंने कोशिकीय के साथ रख दिया, जो स्वपोषी हैं, ठीक है, जैसे सॉरी, तो बेसिकली क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने बेसिकली जो प्रोकैरियोट्स थे यूकैरियोट्स के साथ रख दिए, यस। और जो हमारे ये एक कोशिकीय जीव थे उनको बहुकोशिकीय जीव के साथ रख दिया। तो जो प्रॉब्लम थी वो वहीं की वहीं थी, जो हमने कैरोलस लिनियस में कमियां देखी थी वही हमें हेकेल के क्लासिफिकेशन में कमी दिख रही थी। ठीक है ना, कुछ शैवाल भी इन्होंने इसमें रख दिए, है ना। तो इस वजह से तो यहाँ पर प्रोटेस्टा जब इन्होंने दिया तो ये क्लासिफिकेशन भी हमारे लिए अपर्याप्त था। फिर आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमें दिया था कोपलेन ने। कोपलेन ने क्या दिया? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, चार जगत वर्गीकरण, और जो किंगडम इन्होंने बनाया था उसका नाम था मोनेरा। ठीक है, मोनेरा में इन्होंने रखे सारे प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो सारे प्रोकैरियोट्स को इन्होंने मोनेरा में रख दिया। तो आपको टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद थ्री किंगडम और फोर याद रखना चाहिए। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हेगल ने दी, इन्होंने जो किंगडम बनाया वो था प्रोटेस्टा। ठीक है, पर प्रॉब्लम्स वहीं की वही थी, इसीलिए फिर हमने देखा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो कोपलेन ने दिया, उन्होंने बनाया मोनेरा, एक नया किंगडम दैट इज मोनेरा। और मोनेरा में इन्होंने सारे प्रोकैरियोट्स को रख दिया। ठीक है, अब आए आर एच विटेकर, उन्होंने हमें दिया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर एच विटेकर ने सन 1969 में। उन्होंने पांच किंगडम हमें
तो अभी तक हमारे पास मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया तो था। किंगडम में प्लांटी एनिमेलिया आ गया था, 3 किंगडम में उसमें प्रोटिस्टा ऐड हो गया था, 4 किंगडम में मोनेरा ऐड हो गया था। ठीक है, अब इन्होंने एक 5th किंगडम बनाया और उसका नाम था फंजाई या फंगस। यस। तो फिर पर सबसे पहले हम देखते हैं उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड क्या थे। बेसिकली क्या बेसिस थे उनके क्लासिफिकेशन के। उन्होंने वर्गीकरण किया, वो किस बेसिस पे उन्होंने किया, क्या पॉइंट्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल है कोशिका संरचना, दैट इज कोशिका की जटिलता, दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल। सेल कैसा है, वो कैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। कोशिका की संरचना के बेसिस पे इन्होंने गाइड कर दिया कैरियोटिक या फिर कैरियोटिक है। ठीक है, फिर थैलस संरचना, काय संरचना, सजीव की जटिलता, या आप बोल सकते हो जीव संगठन। बेसिकली वो जो जीव है वो कितना उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। ठीक है, उस बेसिस से बेसिकली इसका मतलब था कि वो यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है। ठीक है, तो काय संरचना का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एक कोशिकीय है, यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर। ठीक है, फिर पोषण की प्रक्रिया, दैट इज किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। ठीक है, उसके बेसिस पे इन्होंने इसको डिवाइड किया डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स में। ठीक है, मतलब वो खुद अपना खाना बना रहे हैं या नहीं। ठीक है, स्वपोषी है, विषम पोषी है, इस पे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट था पोषण के बेसिस पे। और दो जो बाकी के जो दो बेसिस थे वो थे जाति वृत्तीय संबंध, दैट इज फाइलोजेनी अगेन, एवोल्यूशन उद्विकास इसका ध्यान रखा, और प्रजनन दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये जो है ये आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उनके बेसिस थे क्लासिफिकेशन के वो हमें याद रखने। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि विटेकर ने कैसे क्लासिफाई किया, कैसा उनका क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले जो भी जीव थे, है ना, वो सबसे पहले उन्होंने कोशिका संरचना, है ना, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी बेसिस पे इन्होंने डिवाइड कर दिया उनको कैरियोट्स और कैरियोट्स। ठीक है, उसके बाद प्रोकैरियोट्स के लिए उन्होंने एक किंगडम बनाया, सभी प्रोकैरियोट्स को उन्होंने एक किंगडम में रख दिया, और वो किंगडम है हमारा मोनेरा। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, कैरियोट्स को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ जीव संगठन या काय संरचना, आप बोल सकते हो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है उनकी। ठीक है, वो यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर। अगर यूनिसेल्युलर हैं, अगेन उन्होंने एक किंगडम बनाया उनके, और उसका नाम उन्होंने रखा प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा में कौन आते हैं, सारे यूनिसेल्युलर कैरियोट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, मल्टी सेल्युलर को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ क्षण की उनकी क्या प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले जो अपघटक होते हैं दैट इज डीकम्पोज। डिकम्पोजर्स आपको पता है ना, जो अपघटक होते हैं। ठीक है, वो डेड ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, उनके लिए उन्होंने एक किंगडम बनाया, और वो किंगडम था माइकोटा। आपने पढ़ा होगा ना, स्टडी ऑफ फंजाई क्या होती है, स्टडी ऑफ फंजाई को हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी, है ना। उसी से ये वर्ड है, बेसिकली ये माइकोटा से ही ये वर्ड माइकोलॉजी आया है। पर एनसीईआरटी में हमने इस किंगडम को क्या बोला है, एनसीईआरटी में हमने इस किंगडम को बोला है फंजाई। ठीक है, तो आप वो भी याद कर सकते हैं, बेसिकली आपको वो भी याद रखना है। तो ये जो किंगडम है ये हम बोल सकते हैं माइकोटा या फिर
फंजाई, जिसमें आते हैं डीकम्पोजर्स। ठीक है, फिर होते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास प्रोड्यूसर्स, और तीसरे होते हैं कंज्यूमर्स या उत्पादक। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स में हमारे आ जाएंगे, प्रोड्यूसर्स के लिए एक किंगडम बन गया, इसका नाम है प्लांटी। और कंज्यूमर्स के लिए एक किंगडम बन गया जिसका नाम है एनीमिया। ठीक है, तो ये है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और यहाँ पे क्षण की, ठीक है, और फाइलोजेनी भी एवोल्यूशन वाइज भी हम जाते हुए ज़्यादा देखें तो इस तरह डायरेक्शन में आप जाओगे तो एवोल्यूशन इसी डायरेक्शन में है। सबसे पहले मोनेरा थे, फिर आए यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, उसके बाद आए मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, है ना। इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्शन ओके। तो सबसे पहले कोशिका संरचना के बेसिस पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, सारे प्रोकैरियोट्स आ गए मोनेरा में। फिर यूकैरियोट्स को उन्होंने काय संरचना या जीव संगठन के बेसिस पे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिवाइड किया। सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आ जाते हैं आपके प्रोटिस्टा किंगडम में। ठीक है, फिर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स जो थे उनको इन्होंने पोषण की प्रक्रिया के बेसिस पर 3 अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड किया। एक तो है डीकम्पोजर्स जो आ जाते हैं माइकोटा या फिर फंजाई किंगडम, एक है प्रोड्यूसर्स जो प्लांटी किंगडम में आते हैं, और एक हो गए कंज्यूमर्स जो हमारे एनिमेलिया किंगडम में आते हैं। समझ में आया आप सबको? ये आपका है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स, तो सारे जैसे यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ये सब मोनेरा में आ जाते हैं। प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में डायनोफ्लैजिलेस, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, डायटम्स, ये सब प्रोटिस्टा के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, फंजाई डिकम्पोजर्स तो है ही। ठीक है, उसके बाद प्लांटी में आ जाते हैं आपके थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टाइटोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, और एनिमेलिया में सारे मल्टीसेलुलर एनिमल्स आ जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो मोनेरा में सभी प्रोकैरियोट्स आ गए आपके, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, एल्गी, माइकोप्लाज्मा एटसेट्रा। प्रोटिस्टा जो है उसमें सारे एक कोशिकीय यूकैरियोट्स आ गए, लाइक प्रोटोजोअन्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स, लिनोइड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स। फंजाई में सारे ट्रू फंजाई आ गई। प्लांटी के अंदर सारे बहुकोशिकीय पादप जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, साइटोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आ गए। ठीक है, और एनिमेलिया में बहुकोशिकीय सारे जंतु जो है, मल्टीसेलुलर एनिमल्स इसके अंदर आ गए। ये 5 किंगडम्स दिए थे हमें विटेकर ने। अब इसकी क्या प्रॉब्लम है? इस किंगडम में भी कमी है। कमी क्या है? 5 जगत वर्गीकरण में वायरस, वायरॉड, वायरॉइड, प्रियॉन व लाइकेन का उल्लेख कहीं नहीं गया था। ठीक है, वायरस क्योंकि पता है आपको कि वो ए सेल्यूलर है, कोशिकीय है ही नहीं, उसके अंदर सेल होता ही नहीं है, उसको ना हम प्रो कैरियोट्स में रख सकते हैं ना यू कैरियोट्स में रख सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम थी। वायरस वायरॉइड प्रियॉन के लिए कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं थी जहाँ पे इनको रखा जाए। लाइकेन जो है वो सहजीवी है एल्गी और फंजाई के बीच में। ठीक है, तो ना तो इनको एल्गी में रख सकते हैं ना हम इनको फंजाई में रख सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी कोई एक जगह थी वहाँ इस किंगडम में। तो ये एक कमी जो थी वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमें समझ में आया। वायरस, वायरॉइड, प्रायॉन्स, और जो हमारे ये लाइकेंस हैं, ठीक है, या माइकोरिजा, एक सहजीवी है, तो उनका उल्लेख कहीं नहीं किया गया था। ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ठीक है, ये क्या है? ये है एक कोशिकीय एल्गी है, शैवाल है। ठीक है, इनको जो है वो प्रोटिस्टा जगत में ही रख दिया गया था प्रोटोजोअन्स के साथ। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला वगैरह जो है वो सब प्रोटिस्टा किंगडम में आती हैं अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। गॉट इट एवरीवन? तो ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटेकर ने हमें दिया था।
नेक्स्ट है ये 5 जगत के कुछ आपको दिख रहे हैं लक्षण, है ना, जो हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे फर्स्ट है कोशिका प्रकार। मोनेरा की जो कोशिका है वो कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक होती है। मोनेरा की कोशिका कैसी है? प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा की यूकैरियोटिक, फंजाई की यूकैरियोटिक, प्लांटी की यूकैरियोटिक, एनिमेलिया की यूकैरियोटिक। ठीक है। फिर कोशिका भित्ति अगर हम देखें, सेल वॉल, इसमें सेलुलोज नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड, दैट इज पेप्टिडोग्लाइकिन की है। प्रोटिस्टा में कुछ में तो सेल वॉल होगी, दैट इज जो कि क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, मैंने आपको बताया ना, यूनिसेलुलर एल्गी जो हमने प्रोटिस्टा किंगडम में रखी हैं, ठीक है, उनके अंदर तो सेल वॉल होगी। पर जो प्रोटोजोअन्स है, अमीबा, पैरामीशियम, जो इनके अंदर है, उनके अंदर सेल वॉल नहीं होगी। कुछ में उपस्थित होगी, कुछ में उपस्थित नहीं होगी। ठीक है। फंजाई में उपस्थित होती है सेल वॉल, बट सेलुलोज की नहीं होती है, काइटिन की। ठीक है। प्लांटी में उपस्थित है, सेलुलोज होता है। एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होती है, अनुपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली देखें, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो मोनेरा में नहीं, कि ये प्रोकैरियोट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा 9th स्टैंडर्ड में। इनका जो न्यूक्लियस है वो बहुत प्रिमिटिव अनडिफाइंड न्यूक्लियस है, के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। केंद्रक झिल्ली इनमें नहीं हो मोनेरा में। प्रोटिस्टा में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, फंजाई में उपस्थित है, प्लांटी में, एनिमेलिया में होगी। ये यूकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं। ठीक है। काय संरचना की बात करें तो मोनेरा एक कोशिकीय है, प्रोटिस्टा एक कोशिकीय है, फंजाई बहुकोशिकीय है, कैरियोटिक। ये जो प्लांटी होते हैं, ये होते मल्टी सेलर है, फिर इसमें टिश्यूज भी हो सकते हैं, ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, तक भी हो सकते हैं, अंग भी हो सकते हैं। एनिमेलिया जो है उनमें टिश्यूज होते हैं, अंग होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। हमारे अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम्स है हमारे अंदर। तो ये हमें एनिमेलिया में मिलता है। पोषण की विधि अगर हम देखें तो मोनेरा एक ऐसा किंगडम है जिसमें सबसे ज्यादा आपको वैरायटी मिलती है पोषण की। इसमें आपको स्वपोषी भी मिलते हैं, इसमें आपको विषम पोषी भी मिलते हैं। ठीक है। तो स्वपोषी में भी अगर आप देखो, कुछ होते हैं कीमोसिंथेटिक, रसायन संश्लेषी, और कुछ होते हैं प्रकाश संश्लेषी, दैट इज फोटोसिंथेटिक। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है। फिर परपोषी भी हो सकते हैं ये, यानी सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स हो सकते हैं, या पैरासिटिक हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कितने वैरायटी है पोषण की मोनेरा के अंदर, सबसे ज्यादा इनके अंदर है। इन सब में इतनी नहीं है जितनी मोनेरा के अंदर है, क्योंकि वो स्वपोषी भी हो सकते हैं, और स्वपोषी भी वो सिंथेटिक भी हो सकते हैं, वो फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। ठीक है। विषम पोषी में देखें तो वो सेप्रोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, वो पैरासिटिक भी हो सकते हैं। तो बहुत ज्यादा वैरायटी आपको देखने को। प्रोटिस्टा में स्वपोषी हो सकते हैं जैसे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, और परपोषी हो सकते हैं जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है। ठीक है। फिर फंजाई परपोषी होती है, या तो सेप्रोट्रॉफ या फिर पैरासिटिक। प्लांटी जो है वो स्वपोषी है, तो सिंथेटिक है। और जो एनिमेलिया है वो परपोषी है। प्राणी समभोजी मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं, या फिर सेप्रोट्रॉफिक हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, पर ये परपोषी होते हैं, जनरली विषम पोषी होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ कैरेक्टर्स है जो हमें देखने को मिलता है। एक और आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है जनन। तो जनन जो मोनेरा में है वो हमें मिलता है संयुग्मन, दैट इज कंजुगेशन, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रोटिस्टा में हमें देखने को मिलेगा संलयन, दैट इज गैमीट फ्यूजन, और संयुग्मन हमें यहाँ भी मिलता है, दैट इज कंजुगेशन। ठीक है। बाकी फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में हमें मिलेगा फर्टिलाइजेशन, दैट इज निषेचन, है ना। युग्मक बनते हैं, फ्यूज होते हैं, और युग्मनज बनते हैं, दैट इज निषेचन, दैट इज फर्टिलाइजेशन आपको देखने को।
बनेगा। ठीक है, तो ये आपको जनन के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि मोनेरा से एनिमेलिया तक कैसे देखने को, क्या प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो ये जो टेबल है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखी है और ये हमने कर लिया है बेसिकली। कि हमने देखा था कि सेल टाइप मोनेरा के प्रोकैरियोट्स होते हैं, बाकी सारे यूकैरियोट्स होते हैं। कोशिका भित्ति का आपको याद रखना है, इसकी कोशिका भित्ति किस चीज की बनी हुई होती है। केंद्रक झिल्ली क्योंकि ये प्रोकैरियोट में नहीं होगी, बाकी सब में। काय संरचना, ये दोनों यूनिसेलुलर है, बाकी सारे मल्टी सेलुलर है। प्लांटी में आपको टिश्यू और ऑर्गन्स मिल सकते हैं, एनिमेलिया में टिश्यू ऑर्गन्स सिस्टम्स मिल सकते हैं। पोषण की विधि मैंने आपको बताया था, सबसे ज्यादा वैरायटी हमें मोनेरा ग्रुप में मिलती है। फिर आते हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, और फिर हमने जनन देखा। ठीक है, तो ये कुछ लक्षण है जिसके बेसिस पे हमने ये 5 किंगडम्स को देखा है। नेक्स्ट अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोट्स को कितने वर्गों में बांटा। ठीक है, मैं पूछ रही हूँ यूकैरियोट्स को कितने वर्गों में बांटा। ये सोचिए, अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने देखा, तो उसमें क्या थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इसमें कितने यूकैरियोट्स हैं? 4 है ना, तो आपका आंसर होगा 4 जगत। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन सब में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो आपका आंसर हो गया 4 जगत। नेक्स्ट, आर एच विटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित नहीं है। ये किस पर आधारित नहीं है पूछा गया है। सुपरिभाषित केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति, प्रजनन का ढंग, पोषण का ढंग, काय संगठन जटिलता। मैंने आपको बोला वो 5 बेसिस आपको याद रखना। कोशिका संरचना, ठीक है, काय संरचना, है, प्रजनन का ढंग, पोषण का ढंग, जाति वृद्धि। ठीक है, ये 5 बेसिस थे। इसमें कहीं भी आपको सुपरिभाषित केंद्रक की उपस्थिति या अनुपस्थिति नहीं मिलती है एज सच लिखा हुआ, इसीलिए आपका जो आंसर होगा वो होगा ए। प्रजनन का ढंग होता है, पोषण का ढंग होता है, काय शरीर संगठन की जटिलता, ये सारी चीजें जो है, ये सारा हम ध्यान में रखते हैं। विटेकर ने सारी चीजों को ध्यान में रखा था, पर सुपरिभाषित केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति ध्यान में नहीं रखा था 5 जगत वर्गीकरण देते हुए। आया आपको, तो आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन और इपैंथम और का क्लासिफिकेशन जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिनियस की वर्गीकरण पद्धति में जगत को डैश वर्गों में वर्गीकृत किया। के जो लीनियस ने दिया था वर्गीकरण, कौन सा था, 3 4, कौन सा किंगडम क्लासिफिकेशन लेनियस ने दिया था? यस, वेरी गुड। लीनियस ने हमें दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम्स दिए। ठीक है, याद आया सबको, वेरी गुड। नेक्स्ट हम जाते हैं, इनमें से कौन से लक्षणों को आर एच विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में किया। अब इसमें है उपयोग किया, जो पिछली वाला क्वेश्चन मैंने पूछा था उपयोग नहीं किया था उन्होंने उसको, है ना। दैट इज हमने देखा था कि केंद्रक कैसा है, बेसिकली सुपरिभाषित केंद्रक है या नहीं, उपयोग नहीं किया था। पर इसमें हम पूछ रहे हैं कि कौन सा उपयोग किया था। ठीक है, कोशिका संरचना और थैलस का संगठन, भोजन का तरीका एवं प्रजनन, जाति वृत्तीय संबंध, सभी। बताइए, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, सभी। कोशिका संरचना, ठीक है, थैलस का संगठन दैट इज काय संरचना, या आप बोल सकते हैं जीव संगठन, ये भी है। भोजन का तरीका कैसा है, ठीक है, प्रजनन रिप्रोडक्शन, जाति वृत्तीय संपन्न दैट इज फाइलोजेनी। तो इन सब का ही इन्होंने ध्यान रखा, तो आपका आंसर होगा डी, सभी। सभी यूकैरियोटिक एक कोशिकीय प्राणी संबंधित हैं। बताइए, यूकैरियोटिक एक कोशिकीय, यस, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को हम किस किंगडम में रखते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या जीवाणु? गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसको हम प्रोटिस्टा में रखते हैं। सारे जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं वो हम प्रोटिस्टा किंगडम में रखते हैं।
नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्व केंद्र की नहीं है, प्रोकैरियोट नहीं है, आपको ये बताना है। इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है? नॉस्टॉक, माइकोबैक्टीरियम, सेक्रोमाइसिस, ऑस्लेटोरिया। नाम सुने आपने कभी इनके? यस। नॉस्टॉक और ऑस्लेटोरिया दोनों ही क्या हैं? ये है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। आई होप आपको पता होगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये है साइनोबैक्टीरिया। ऑस्लेटोरिया भी क्या है? साइनोबैक्टीरिया, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम तो बैक्टीरिया है ही। समझ में आया बेटा? तो फिर कौन सा फिर प्रोकैरियोट नहीं है इसके अंदर? सेक्रोमाइसिस। सेक्रोमाइसिस एक ईस्ट होती है, फंगस होती है ना, वो यू कैरियोट है, वो प्रोकैरियोट नहीं है। ऑस्टॉक, ऑस्लेटोरिया, माइकोबैक्टीरियम, ये तीनों तो कैरियोट्स हैं, पर सेक्रोमाइसिस बिकॉज इट इज अ फंगस, ठीक है, एक फंगस है, तो ये एक यू कैरियोट है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा इसका? सी। आई होप सबको समझ में आ रहा है अपन क्या कर रहे हैं। यस, ग्रेट, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। सबसे अधिक पोषण विविधता किस समूह में पाई जाती है? यस, तो ये मैंने अभी आपको बताया था, जब मैं आपको वो टेबल करा रही थी, तो मैं आपको बता रही थी कि कौन सा जो किंगडम है उसमें सबसे ज्यादा आपको पोषण में, दैट इज न्यूट्रिशन में विविधता देखने को मिलेगी, वैरायटी देखने को मिलेगी। बताइए, फंजाई, एनिमेलिया, मोनेरा या प्लांटी? वेरी गुड, विल बी मोनेरा। मोनेरा क्योंकि उसमें स्वपोषी भी होते हैं, और स्वपोषी में वो कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। तो उसमें विषम पोषी भी होते हैं जिसमें वो सेप्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। तो बहुत वैरायटी है, इस वजह से मोनेरा किंगडम इसका आंसर। ठीक है, ग्रेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पांच जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार है। पांच जगत प्रणाली में वर्गीकरण जो हुआ, जो क्लासिफिकेशन हुआ, उसका मुख्य आधार क्या था? केंद्रक की संरचना, पोषण का ढंग, कोशिका भित्ति की संरचना या अलैंगिक जनन? जी देखिए, केंद्रक की संरचना नहीं था, कोशिका संरचना था। केंद्रक की संरचना नहीं, कोशिका भित्ति की संरचना भी नहीं था, सेल वॉल का कैसा स्ट्रक्चर है वो उन्होंने नहीं देखा था। ठीक है, पांच आपको याद रखने हैं। याद है ना आपको मैंने क्या बोला था? कोशिका संरचना, काय संरचना, क्षण जनन और जाति वृद्धि। ठीक है, अलैंगिक जनन नहीं। ठीक है, तो उनका क्या था? बेसिकली पोषण का ढंग, ये आपका आंसर होगा। ये बेसिस था उनके क्लासिफिकेशन का जो उन्होंने use किया था। समझ में आया आपको? तो आंसर क्या होगा आपका? बी। ठीक है, तो पांच जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार है पोषण का ढंग। ठीक है, नेक्स्ट। पांच जगत वर्गीकरण पद्धति में आर्किया तथा नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवों को आप किस जगत में रखेंगे? ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, आर्किया इज आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, और नाइट्रोजन स्थिरकारी जीव दैट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। तो बेसिकली ये क्या है? ये बैक्टीरियाज है, तो इनको हम कौन से जगत में रखेंगे? प्रोकैरियोट्स को हमने किस जगत में रखा था बताइए? यस, वेरी गुड, तो हम इनको रखेंगे ओनेरा में। अब का आंसर क्या होगा? ओनेरा। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया और नाइट्रोजन स्थिरकारी जीव है, बेसिकली हम उनको मोनेरा किंगडम में रखते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, तो आपको ये करके लाना है। तो बेसिकली सॉरी, कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है और जरूर इसका आंसर दीजिएगा। पांच जगतीय वर्गीकरण में क्लामाइडोमोनास तथा क्लोरेला इसमें सम्मिलित किए गए थे। जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें क्लामाइडोमोनास और क्लोरेला को हमने किस किंगडम में वर्गीकृत किया था? प्रोटिस्टा, शैवाल, मोनेरा या फिर टांटी? गॉट इट एवरीवन? ये आपका होमवर्क है, जरूर आंसर दीजिएगा।
और इसी के साथ हम आज की क्लास के एंड में आते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा आज हमने जो भी पढ़ा है। प्लीज रिवाइज कीजिएगा घर जाके। यस, इसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए, याद करिए, ठीक है, और पॉइंट्स में याद करिए, जो जो इम्पोर्टेंट याद रखिए। हम नेक्स्ट सेशन में उसको रिवाइज करें, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय।